हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के जितने भी टॉपिक्स हैं जो पिछले एक साल में न्यूज में रहे हैं, उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं मैं हमारे इनिशिएटिव के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो ओनली आईएएस की तरफ से आपके लिए एनसेट आईएएस लाया गया है। सर, इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। तो यहां पर आपको बेसिकली 90% तक की स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करने वाले हैं यदि आपका परफॉर्मेंस टेस्ट में बेटर रहता है। अब ये टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं 19 मार्च को। और ये टेस्ट आपके लिए ऑनलाइन मोड में उपलब्ध रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और आप इसको हिंदी एंड इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपके कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डेट आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए, और आपको ये फ्री टेस्ट मिल जाएगा और इससे स्कॉलरशिप भी आपको प्राप्त हो जाएगी। सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हम लेकर आए हैं इस टेस्ट के माध्यम से। ओके, चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर और डिस्कस करते हैं अपने पहले टॉपिक को, दैट इज RADPFI गाइडलाइंस। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह के द्वारा पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा प्रिपेयर की गई एक गाइडलाइन को पब्लिश किया गया है, और इन गाइडलाइंस को बोला जा रहा है RADPFI। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। अब जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये रूरल एरिया के लिए एक डेवलपमेंट प्लान है। अब जब भी आप रूरल एरिया में डेवलपमेंट करते हैं तो आप किन चीजों पर फोकस करेंगे? आप फोकस करेंगे कि रूरल एरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, आप उसके स्वरूप को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, वहां पर कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं उसका इफेक्टिव यूज नहीं किया जाता, आप इस प्रोग्राम के माध्यम से उन सभी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जब भी कोई गाइडलाइंस जारी होती है ना, जैसे हम अभी ये गाइडलाइन डिस्कस कर रहे हैं RADPFI गाइडलाइंस के बारे में, तो आपको यहां हर गाइडलाइन को पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ना होता है। आपको क्या करना होता है? बेसिक ऑब्जेक्टिव समझने होते हैं, और उसी बेसिक ऑब्जेक्टिव के आधार पर आप प्रीलिम्स में किसी क्वेश्चन को सही या गलत करते हैं। सो हर चीज अगर आप रटने लग जाएंगे ना, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी MCQs को सॉल्व करने के लिए। सो RADPFI गाइडलाइंस करती क्या है? बेसिकली सबसे पहले आपको, अगर मैं खुद बोलूं कि आपको रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है, तो आप खुद क्या करेंगे? आप सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो प्रॉब्लम्स आपको एक तो ये देखने को मिलेगी कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर रिसोर्सेज की कमी है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी यहां कम है, और इन्हीं वजह से यहां माइग्रेशन भी हो रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो माइग्रेट करके शहरों में जा रहे हैं। सो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और साथ में हमने लैंड वाली प्रॉब्लम भी देख ली कि सही तरीके से लैंड को यूज नहीं किया जाता, तो वो भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। तो अब आप क्या करेंगे? इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो किसी भी तरीके से माइग्रेट करके सिटी में ना जाए। जो शहरों में सुविधाएं उपलब्ध हैं वही सारी सुविधाएं इन लोगों को यदि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड कर दी जाए तो ये माइग्रेट नहीं करेंगे, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ में आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यहां पर कर दीजिए, आप इनको रिसोर्सेस प्रोवाइड करा दीजिए, इफेक्टिव यूज में इनको एबल बना दीजिए अपने रिसोर्सेस को यूज करने के लिए, और इनको लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो ये इसका बेसिक थीम है। इसके बाद गाइडलाइंस की एक एक दो बातें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैंने जैसे कि बताया कि आपको गाइडलाइंस में हर एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस बेसिक ऑब्जेक्टिव समझिए और आपका प्रीलिम्स में काम चल जाएगा। की फीचर्स क्या है? विलेज प्लानिंग स्कीम यहां पर बनाई जाएगी। जैसे कि आपने अर्बन क्षेत्रों में देखा होगा कि टाउन प्लानिंग स्कीम होती है, अगर आप उसी तरीके की प्लानिंग विलेजेस में कर दें तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो की पॉइंट देखिए कितना इजी है, आप आराम से प्रीलिम्स में इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम को आप जोड़ दीजिए लैंड यूज प्लानिंग के साथ साथ। पहले क्या होता था? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो एक ग्राम पंचायत में रहने वाले लोग हैं उनका सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाता था। अभी आप इसमें लैंड यूज को भी सुधारना चाहते हैं तो आप उसको भी इसके साथ जोड़ दीजिए। इसके अलावा और यहां पर बात की गई है कि जब भी आप रूरल क्षेत्र की प्लानिंग करेंगे तो आपको एनवायरमेंटल बेनिफिट का ध्यान रखना है कि इन कम्युनिटीज को
पर्यावरण संबंधी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, और साथ में विकास करते समय आप डिजास्टर रिलेटेड चीजों को भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात की गई है कि आप स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंटर फाइनेंस कमीशन को लिंक करेंगे, ताकि जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं पंचायती राज को वो अच्छे से प्रोवाइड किए जा सकें। ओके, उसके बाद ई गवर्नेंस को इंप्रूवमेंट करना, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सर सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, टाउन में जो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम हो रही है उसको आप एलिमिनेट कर पाएंगे जब ग्रामीण क्षेत्र में ही आप इन सारी सुविधाओं को इन लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा जो रूरल एरियाज का पोटेंशियल है आप उसको सही से यूटिलाइज कर पाएंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी पूरी गाइडलाइंस यहाँ पर फिनिश हो जाती हैं। बाकी जो थ्योरी वाले पॉइंट्स हैं इसको आप एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा लेक्चर के साथ, सो डेट ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। नाउ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज नेशनल पंचायती राज डे। आई होप कि मैं थोड़ा तेज नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड थोड़ी मेरी ज्यादा नहीं हो रही है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा स्लो कर दूं अगर ऐसा लग रहा हो तो। सो नेशनल पंचायती राज डे, इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो इसको हर साल अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है 24 तारीख को, ठीक है, 24 डेट को। अब ये हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि अच्छा थोड़ी सी बैकग्राउंड और बता देता हूं मैं, उसके बाद इस पर आते हैं कि ये जो पंचायती राज डे है ये मनाया क्यों जा रहा है। तो इसको हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और अभी जो इसका आई थिंक 12th टाइम से इसको मनाया गया था 2022 में, पहली बार इसको 2010 में सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद इस डे को हम मना क्यों रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं पंचायती राज के लिए हमने एक कानून पास किया था, हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था 1992 में, और इस अमेंडमेंट का नाम है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये जो एक्ट हमने पारित किया था इसको लागू कब किया गया था, तो इसको इन्फोर्स किया गया था 24 अप्रैल को, इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो सिंपल सा रीजन है। उसके बाद पंचायती राज डे जब सेलिब्रेट किया जाता है तो इस दिन बहुत सारे अवार्ड्स भी अलग अलग पंचायत को दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, ठीक है। ना सिर्फ पंचायत को ये अवार्ड दिए जाते हैं बल्कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को भी इस तरीके के अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब यहाँ 5-6 अवार्ड्स हैं, नाम याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिए, अदरवाइज कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है कि यूपीएससी पूछ लेगा। तो यहाँ पे क्या है अवार्ड का नाम, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, एक तो ये अवार्ड हो गया। दूसरा अवार्ड नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। थर्ड हो गया चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। नेक्स्ट हो गया ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड। इसके बाद ई पंचायत पुरस्कार। तो ये अलग अलग पुरस्कार यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद पंचायती राज की थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पर पंचायती राज के प्रोविजन हैं, तो आपको आर्टिकल 40 में देखने को मिलेगा कि यहां पर स्टेट को डायरेक्शन दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में पंचायती राज को स्थापित करें और उनका विकास करें। उसके बाद आर्टिकल 246 में यहां पावर दी जा रही है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो लोकल गवर्नमेंट से संबंधित जो भी विषय हैं उन पर कानून निर्मित करे, ठीक है, उन पर कानून बनाने का कार्य करे, ये इनको पावर दी जा रही है। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, और बलवंत राय मेहता कमेटी ने हमारे देश में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को स्थापित करने की बात कही थी। तो इस कमेटी को आप जरूर ध्यान रखेंगे, और इन्होंने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात कही है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा सर, ऑब्जेक्टिव बताने की जरूरत ही नहीं है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। मतलब आपको डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल पर पहुंचाना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं उनको डेमोक्रेसी से जोड़ना है, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। और साथ में यहाँ रूरल डेवलपमेंट तो अपने आप ही हो जाएगा, जब डेमोक्रेसी से आप लोगों को जोड़ेंगे तो वहां का विकास अपने आप होने लगता है। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। बाकी जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है भारत में उसको हम PRI के नाम से जानते हैं, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। ओके, बाकी यहां पर ई गवर्नेंस को बेटर बनाने के भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए गए हैं। एक पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था लास्ट ईयर पंचायती राज मिनिस्ट्री ने, और इस पोर्टल का नाम है ई ग्राम स्वराज। तो इससे ई गवर्नेंस जैसी व्यवस्थाओं को भी यहाँ पे बेटर बनाया जा रहा है। तो ज्यादातर इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज
होल्ड लोकल बॉडी पोल एवरी 5 ईयर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि आपको हर राज्य में हर 5 साल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने चाहिए। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को देखेंगे ना, तो वहां भी ये क्लियरली बोला गया है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि प्रत्येक पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल होगा। और साथ में इसमें एक और बात बोली गई है कि ये जो कार्यकाल है, जब इसकी समाप्ति हो रही होगी तो समाप्ति से पहले पहले आपको इस पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी के लिए चुनाव कंडक्ट कराने होंगे, इलेक्शन कंडक्ट कराने होंगे। तो ये तो बात हो गई बेसिक की। बाकी आप जानते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम इसके माध्यम से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से हम इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे। और पब्लिक पार्टिसिपेशन जब आप बढ़ाते हैं डेमोक्रेसी में, तो आपकी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग और ज्यादा बेटर होती है। ठीक है, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इसीलिए आपको हर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट करानी ही चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। यदि डिसोल्यूशन से संबंधित प्रोविजन देखें तो आपको ये पता लगेगा कि ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में बोला गया है कि आपको हर 5 साल के अंदर चुनाव कराने हैं और इनका टेन्योर जो है वो 5 साल तक रहेगा। लेकिन क्या आप इसको 5 साल से पहले डिसॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल सर, इसको 5 साल से पहले भी आप डिसॉल्व कर सकते हैं। बट जब भी इस प्रकार का डिसोल्यूशन किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में डिसोल्यूशन की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको न्यू इलेक्शन कंडक्ट कराने होते हैं। ठीक है, तो नया चुनाव करा के आप नई पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी को स्थापित करते हैं। अब यदि टेन्योर की बात करें कि ये जो न्यू इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के बाद नई पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी बनी है, इनको टेन्योर कितना मिलेगा, टाइम पीरियड में कितना मिलेगा? क्या ये दोबारा से 5 साल प्राप्त करेंगे? आंसर इज नो। इनको रिमेनिंग टेन्योर दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी इनका बचा हुआ टेन्योर है वो इस नई पंचायत को मिलेगा या फिर नई म्यूनिसिपैलिटी को मिलेगा। ओके, तो ये सारी बात यहां पर लिखी हुई है। उसके बाद इनके इलेक्शन से संबंधित जो सारे विवाद हैं, इलेक्शन को कंडक्ट करना, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, क्योंकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मुद्दा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पर नहीं आता है। इसके लिए हमने सेपरेटली स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन किस प्रकार की बॉडी है, तो इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, सो ये टॉपिक आपका यहां फिनिश हो जाता है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। अब ये टॉपिक ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी ने कई बार इससे क्वेश्चन पूछे। आई थिंक 3-4 टाइम्स तो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा ही है। सो ऐसे में पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इस एक्ट के 25 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो 25 साल पूरे होने पर एक कॉन्फ्रेंस अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। अब कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस कानून का बैकग्राउंड और इसके प्रोविजन जानने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको इनेक्ट कब किया था? इनेक्ट किया था 1996 में, और इसके लिए रिकमेंडेशन की थी एक कमेटी ने, जिसको हम शॉर्ट में भूरिया कमेटी कहते हैं, जिसका पूरा नाम दिलीप सिंह भूरिया कमेटी है। ओके, तो भूरिया कमेटी आ जाए या दिलीप सिंह भूरिया कमेटी आ जाए, आपको ध्यान रखना है कि ये पेसा एक्ट से संबंधित है। आगे पेसा एक्ट को हम कॉन्स्टिट्यूशन विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम सर? इसका रीजन क्या है, वाई? सो देखिए, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, ये आपको देखने को मिलेगा कि पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी पर लागू होता है। जो हमारे 28 स्टेट्स हैं और जो हमारी यूटीज हैं, उन सभी पर ये पूरे तरीके से लागू होता है। पहले इसका एक्सेप्शन भी हुआ करता था, जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होता था। अभी तो सभी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स पर ये लागू हो रहा है। अब यदि हम बात करें 5th शेड्यूल में, तो ये जो एक्ट है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, इसके माध्यम से पंचायत के प्रावधानों को 5वीं अनुसूची पर एक्सटेंड किया जाता है। नाम ही लिखा हुआ ना, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। तो 5वीं अनुसूची में जो शेड्यूल्ड एरिया है उन पर ये पंचायत के प्रोविजन को एक्सटेंड कर रहा है। और अब आप देखेंगे पंचायत की जो हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची है उसमें कितने राज्य हैं? तो ये 10 राज्य हैं।
अब सोचिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 28 स्टेट में अप्लाई हो रहा है, सारी यूनियन टेरिटरी में अप्लाई हो रहा है, वैसे ही ये जो पेसा अधिनियम है ये कम से कम 10 राज्यों में लागू हो रहा है। सो क्या आप इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे? तो बिल्कुल सर, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन इनटू विद इन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट को लागू करने के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। आपसे देखिए कई बार यहां यूपीएससी में कंफ्यूज भी किया जा सकता है, यहां नोडल मिनिस्ट्री के रूप में आपको लिख दिया जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो बिल्कुल आपको वो स्टेटमेंट ध्यान नहीं देना है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये जो पेसा अधिनियम है ना, इस पेसा अधिनियम में ग्राम सभा और कम्युनिटी के रोल को भी बताया गया है। अब सर ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? ग्राम सभा का मतलब होता है कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत जो होती है, उस पंचायत के लिए जो भी लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर कहें आपके पंचायत का जो इलेक्टोरल रोल होता है, उस इलेक्टोरल रोल में शामिल हर एक व्यक्ति ग्राम सभा का मेंबर होता है। तो ग्राम सभा और कम्युनिटी के राइट्स के बारे में यहां बता दिया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को यह डायरेक्शन भी देता है कि स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पावर को पंचायत को सौंपने का प्रयास करे, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो ये हो गया पेसा अधिनियम। उसके बाद आर्टिकल 243M में एक ये नोट करके पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रख लीजिएगा। आर्टिकल 243M में ये बोला भी गया है कि जो 5th शेड्यूल के राज्य होंगे उसको पार्ट 9 के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद 10 स्टेट्स की बात करें तो 5वीं अनुसूची में कौन कौन से स्टेट आते हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। सो इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से बैठा लीजिएगा मैप के थ्रू अपने माइंड में, अगर आप देख लेंगे इसको तो ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बाकी अब प्रोविजन पर आ जाते हैं। सर प्रोविजन क्या है पेसा एक्ट के? अब मैं अगेन आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि कोई भी पंचायत से संबंधित एक्ट होगा, आप खुद ही सोचिए कि उस एक्ट में क्या क्या बातें होंगी। कोई भी जब पंचायत की हम बात करते हैं तो हमें एक चीज तो वैसे ही माइंड में आ जाती है कि यहां पर ट्रेडिशन फॉलो किए जाते होंगे। ठीक है, जो भी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनको फॉलो किया जाता होगा। तो यहां क्लियरली डायरेक्शन दिया गया है कि पेसा एक्ट के अंतर्गत जो भी स्टेट के कानून बनेंगे, यानी स्टेट असेंबली जो भी कानून बनाएगी वो पंचायत के कस्टोमरी लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, मतलब पंचायत में जो भी परंपरा प्रथा चल रही है उसके अनुसार होना चाहिए, वहां की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनके अनुसार होना चाहिए। आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो कि पंचायत के किसी कम्युनिटी के रिलीजियस प्रैक्टिस को नुकसान पहुंचाती हो या फिर उसके अगेंस्ट जाती हो। नेक्स्ट यहां पर क्या बोला गया है? सेपरेट ग्राम सभा की बात की गई है, और मैं आपको बता ही चुका हूं कि ग्राम सभा में कौन लोग शामिल होते हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन करने का दोबारा से कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। हर ग्राम सभा को यहां पर पावर दी गई है कि वो अपने ट्रेडिशन को सेफगार्ड कर सकता है, उनको प्रिजर्व कर सकता है। देखिए हर चीज आपको कहीं ना कहीं परंपरा और प्रथाओं से जुड़ी हुई दिखाई देगी। उसके बाद ये अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये अपने कम्युनिटी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी यहां पर अगर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट को भी परंपरागत तरीकों से सॉल्व किया जाता है। यहां पर पंचायत बैठेगी, पंचायत के बाद पंचायत में डिस्कशन होंगे, फिर आपको डिसीजन सुनाया जाएगा। तो ये सारी यहां पर परंपरागत चीजें चल रही होती हैं, उन्हीं चीजों को यहां इस एक्ट में रखा गया है। ठीक है, तो बहुत ईजी है इसके प्रोविजन के बारे में आपको पता लगाना। अगर प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट बनेगा भी ना, आप इजीली उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, उसको पकड़ पाएंगे कि कौन सा पंचायत से संबंधित है और कौन सा पंचायत से संबंधित नहीं है। उसके बाद हर पंचायत में यहां रिजर्वेशन की भी बात की गई है, और रिजर्वेशन हम कहीं भी देखिए, आप चाहे जॉब में रिजर्वेशन हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन हो, वो पॉपुलेशन के अनुपात में ही दिया जाता है। तो यहां भी पंचायत में जो रिजर्वेशन होगा वो 50% होना चाहिए कम से कम, और इसमें आप कम्युनिटी के पॉपुलेशन के आधार पर इस रिजर्वेशन को प्रोवाइड करेंगे। बाकी पंचायत के जो चेयरपर्सन होते हैं, वो जो पोस्ट है वो केवल और केवल एसटीज के लिए यहां पर रिजर्व रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी आपके माइंड से ये निकलना नहीं चाहिए। तो पेसा अधिनियम के अंतर्गत जो भी राज्य आ रहे हैं वहां पर जितनी भी पंचायत स्थापित होगी, वहां पंचायत के सभी लेवल पर चेयरपर्सन का जो पोस्ट होगा वो एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व होगा। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आगे
ग्राम सभा के रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो डेवलपमेंट वर्क में एक्टिविटी पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, विलेज का जो भी डेवलपमेंट कार्य होगा उसको देखेगी। तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड किस तरीके से होना चाहिए, इन सभी मैटर्स को देखने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये हो गया आपका पेसा एक्ट। देखिए सारे ही प्रोविजन आपको दिखाई दिए होंगे कि बहुत ईजी हैं, आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पंचायत को कौन कौन सी पावर दी जा रही होंगी। ओके, तो ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज अर्बन लोकल बॉडीज। सर अर्बन लोकल बॉडीज इसलिए न्यूज में आ गया क्योंकि अभी रिसेंटली दिल्ली में 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्थापित किया गया है और इसके लिए एक एक्ट बनाया है, कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होते हैं? अभी तक आपने देखा कि हमने जो पिछले टॉपिक डिस्कस किए हैं वो ज्यादातर पंचायत के बारे में थे, लेकिन जो हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आपकी म्यूनिसिपैलिटीज भी आ जाती हैं। अब म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो देखिए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं उनका विकास करने के लिए हम एक बॉडी को बनाते हैं जिसको हम म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। और म्यूनिसिपैलिटी में जब इसको स्थापित किया जाता है तो ये उन्हीं एरियाज में स्थापित होती है जहां पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा हो। 1 मिलियन का मतलब है पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। तो जिस एरिया में 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है वहां पर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना सकते हैं। इससे कम पॉपुलेशन में ये पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट, म्यूनिसिपैलिटीज को कई नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। इसको महानगर पालिका भी बोला जाता है, कोई नगर पालिका कहता है, कोई नगर निगम बोलता है, कोई सिटी कॉर्पोरेशन बोलता है। तो अलग अलग इसके नाम हैं, ये थोड़ा सा एक बार नजर में रख लीजिएगा ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए नगर निगम या सिटी कॉर्पोरेशन के बारे में तो आप उसको करेक्ट कर पाए। बाकी इनकी स्थापना कैसे की जाती है, तो इनकी स्थापना राज्यों के अधिनियम द्वारा की जाती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब आपसे यह बोला जा सकता है कि यूनियन के कानून के द्वारा अर्बन लोकल बॉडीज को स्थापित किया जाता है, तो आपको स्टेटमेंट गलत करना है। तो ये राज्यों के अधिनियम से बनेंगे। लेकिन इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, अगर आपको किसी यूटी में अर्बन लोकल बॉडीज को स्थापित करना है तो इसके लिए कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, 74th अमेंडमेंट की हमने बात कर ली। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू पार्ट को जोड़ा था, पार्ट 9A, और इसमें बात की गई है कि अर्बन लोकल बॉडीज को किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा। ओके, तो नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी का शासन कैसे चलेगा, इसमें कितने सब्जेक्ट होंगे, ये सारी बातें यहां पर की गई हैं। इसके द्वारा एक न्यू शेड्यूल भी ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो है शेड्यूल 12। अब शेड्यूल 12 के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट्स हैं ये आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो 12th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा आप मुझे ये भी बताएं जो हमारी शेड्यूल 11 है वो किससे संबंधित है और शेड्यूल 11 में कितने सब्जेक्ट्स को रखा गया है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़े से इतिहास को देखें अर्बन लोकल बॉडीज के, भारत में ये किस प्रकार से स्थापित हुई थी। अब ज्यादातर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सो इसको पहली बार मद्रास में स्थापित किया गया था 1688 में, और उसके बाद ये बॉम्बे में स्थापित हुई एंड कलकत्ता में स्थापित हुई 1726 में। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और दे देना चाहता हूं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन ने पहली बार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए उन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी कहते हैं। और लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वो 1880 से 84 है। ओके, नेक्स्ट, जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं उनके मेंबर्स भी वैसे ही चुने जाते हैं जैसे पंचायत के मेंबर्स को चुना जाता है, ठीक है। तो पंचायत के मेंबर्स को चुनने के लिए आप क्या करते हैं, सीधे तरीके से वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो पंचायत है, पंचायत का इलेक्शन यदि किसी व्यक्ति को लड़ना है तो इलेक्शन के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है। सो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि पंचायत इलेक्शन के लिए एज लिमिट कितनी है, और यदि कोई व्यक्ति म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब 18 साल मत बताइएगा, 18 साल में जो वोटिंग वाला होता है उसको मत बताइएगा, मैं इलेक्शन लड़ने की एज पूछ रहा हूं, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन, बाकी म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित जो इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, और यहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है, चुनाव की पूरी
निगरानी करता है, तो ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बाकी अर्बन लोकल बॉडीज के अपने कुछ सोर्सेज भी होते हैं टैक्स कलेक्ट करने के। ये प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं। आपने अगर सिटी में आप रहते होंगे तो आपने प्रॉपर्टी टैक्स जरूर दिया होगा। वाटर टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, उसके बाद ड्रेनेज टैक्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्सेस आपसे म्यूनिसिपैलिटी वसूल करती है। ठीक है, तो ये हमारे सारे टॉपिक थे अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, या हम ये कहें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। जो भी टॉपिक्स थे वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी डिस्कशन करने के लिए नहीं रह जाता है। तो लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं और मिलते हैं न्यू टॉपिक्स के साथ नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।